हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो कल आपकी जो क्लास होनी थी बट किसी कारण से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि टेक्निकल इश्यू था। तो कल वैसे सैटरडे क्लास ऑफ रहती है बट कल मैं आपकी क्लास लूंगा, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 71 से मेरे प्यारे भाई। कहानी का हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं और बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप बिल्कुल बेसिक फेज में पढ़ाई में कमजोर या फिर बेकार है, आपको बहुत धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, ठीक है ना। आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें कवर करेंगे, उस कंसेप्ट को जरूर सीखिएगा ढंग से। देखो ठीक, अभी तक तो ये सवाल ही चल रहे हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस। फॉर ए नंबर, कोई नंबर है जो कि एक से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा किसी नंबर का, इज 20% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल बाय हाउ मच परसेंटेज नियरेस्ट टू एन इंटीजर। आंसर अप्रॉक्स में बताना है। इफ द स्क्वायर ऑफ द नंबर लेस देन इट्स क्यूब, बहुत ही बेहतरीन सवाल है भाई। कोई नंबर है जो एक से बड़ा है, उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है वो उस नंबर और उस रेसिप्रोकल के सम का योग का 20% है। तो पहले तो आप मुझे वो नंबर बताओ कि नंबर क्या है। तो भाई मैंने मान लिया कि ऐसा नंबर x है, आपको भगवान ने ज्यादा बुद्धि दी हो तो आप दिमाग में गैस करके बताओ, कर नहीं सकते, ठीक है ना भाई। तो कोई नंबर मेरे दोस्तों x है जो कि एक से बड़ा है। सवाल में क्या बोला है, उस नंबर x और x का रेसिप्रोकल होता है उल्टा 1/x। इनका जो डिफरेंस है मेरे दोस्तों वो किसके बराबर है, वो उस नंबर और उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x है ना, इनके सम का योग का 20% है। इसका 20% है, 20% मतलब योग का 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 है। आप बोलोगे हाँ जी सर 20% क्या होता है 1/5। जैसे जैसे आपका सवाल बोलते जाए वैसे वैसे आप करते जाइएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर हम इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए। अब देखो 5 की इधर गुणा होगी 5x आएगा, इधर x है तो 5x - x 4x आएगा बराबर। जैसे 5 की इधर गुणा होगी तो माइनस का 5/x आएगा, इधर 1/x है तो उधर जाएगा माइनस 5/x, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा ना 1/x में 5/x जोड़ेंगे तो 6/x आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब x की इधर गुणा करते हैं तो x गुणा x स्क्वायर आ जाएगा। जो बच्चे इस बात को भी दिमाग में नहीं कर सकते वो छोटे बालक की तरह खुद कर लिया करो, मैं ज्यादा स्टेप लिखता नहीं और आपको भी कभी लिखने की आदत डालनी होगी। आपको नहीं समझ में आता इतना बेकार हो पढ़ने में तो आप एक एक स्टेप को खुद लिख लिया करो बच्चे की तरह। x गुणा x स्क्वायर 4 इधर आएगा, 6/4 मतलब 3/2 हो गया, 6/4 को 3/2। मैं नहीं कर सकता भाई कि 6/4 लिखूं फिर 2 से काट के दिखाऊं, इतना बकवास नहीं करते। x स्क्वायर का मान 3/2 आ गया तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई अंडर रूट, x की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 3/2। तो मेरे दोस्तों इस बात को आप गैस कर ही नहीं सकते, इस नंबर को आपको x मान के ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने वो नंबर पता किया कि किसी नंबर उसके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस है उस नंबर उसके सम का 20% है, यहां से x का मान आ गया। अब सवाल देखो, सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा है कि उस संख्या का जो स्क्वायर है वो संख्या के क्यूब से कितने प्रतिशत कम है। जब भी आपसे परसेंटेज मोर या लेस पूछा जाए आप क्या करा करो, रेशियो निकाला करो। भाई संख्या हमने क्या मानी x, तो संख्या का जो वर्ग है यानी कि x का स्क्वायर वो संख्या के क्यूब यानी कि x के क्यूब से कितना प्रतिशत लेस है। अगर आपको ये निकालना है तो आप क्या ले लो बच्चों, रेशियो ले लो। आप हमेशा रेशियो ले लिया करो। आप बोलोगे जी सर भाई मेरे दोस्तों x स्क्वायर से x2 कट जाएगा ना, ये आ गया x रेशियो 1 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। x का मान कितना है √3/2 है ना, √3/2 का मतलब मेरे दोस्तों x का मान कितना है √3/2 यानी कि √3 रेशियो √2 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, देखिए अल्टीमेटली सवाल ये बन गया कि √3 से जो आपका √2 है वो कितना प्रतिशत कम है, ठीक है ना। हालांकि मेरे दोस्तों √3 और √2 का आप मान नहीं जानते होंगे। √3 होता है अप्रॉक्स 1.732, ये होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। और √2 होता है मेरे दोस्तों अप्रॉक्स, √2 का जो अप्रॉक्स मान होता है वो 1.414 होता है। आप बोलोगे हाँ जी हम आपकी बात को समझ गए। इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है हर एक चैप्टर में। तो चूंकि साल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है तो मैं इतना तो अप्रॉक्स लूंगा नहीं। मैं √3 कितना होता है 1.7, √2 कितना होता है 1.4 लगभग। तो 1.7 से 1.4 कितना कम है, तो आपका जवाब होगा सर 0.3 कम है, 0.3। परसेंटेज में कितना हुआ बच्चों, यही आपसे पूछा है परसेंटेज में। अब देखो बच्चों, देखो जैसे सारे ऑप्शन 20% के नजदीक हैं, है ना। अगर 1.7 का, ये 1.7 से 1.4 कितना कम है, 0.3 कम है। अगर 1.7 का 20% भी आपसे पूछूं कि 1.7 का 20% बचाओ, 20% मतलब 0.2 तो 0.34 होता है, 0.34। जबकि ये है 0.30, तो 1.7 का 20% ही 0.34 होता है, जबकि ये 0.30 है यानी कि 20% से हल्का सा कम है। तो आंसर जो भी आएगा ना 20% से हल्का सा कम आएगा, और 20% से हल्का सा कम एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, बी 18%। तो 18% इस सवाल का आंसर है। सभी बच्चे समझ पाए। सवाल सीटसल के पेपर का है 2018 का, और सीटसल का आप पेपर देखेंगे तो बहुत सारी शिफ्टों में ये सवाल आया हुआ है, अलग अलग डाटा पे, डाटा बदल बदल के बहुत सारी शिफ्टों में सवाल आया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे, सवाल नंबर 72, ठीक है ना। इस टाइप के बेसिक सवाल हम लोग कर चुके हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ने वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। जी भाइयों सुनो, नेक्स्ट टाइप बोला, दो संख्याएं हैं, जब पहली संख्या को 160% बढ़ाया जाता है तो जो नंबर आता है वो दूसरी संख्या से 86 कम है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो जो संख्या आती है वो दूसरी संख्या से 200 कम है। आपसे पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या है। दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक क्वेश्चन, और ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको दोनों संख्याओं की वैल्यू पता चले। आपके पास दो नंबर है मेरे प्यारे, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दो नंबर है। अब मेरे दोस्तों जो सेकंड लाइन है काम की, वो यहां कोई परसेंटेज नहीं है। यदि पहली संख्या को 110 बढ़ाया जाता है तो जो नंबर आता है वो दूसरी संख्या से 200 कम है। इस बात का मतलब भी आप समझ रहे हैं कि किसी संख्या को 110 बढ़ा दो तब भी उसकी वैल्यू दूसरी संख्या से 200 कम रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो डिफरेंस है वो 200 प्लस 110 310। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या से 310 कम है। ये मतलब है कि नहीं इस बात का, पहली संख्या को आप 110 बढ़ा दो तब भी वो दूसरी से 200 कम रहेगी। मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या से 200 प्लस 110 310 कम है, 310 कम है। 110 बढ़ा भी दोगे ना तो भी 200 कम रहेगी। आपको नहीं आया होगा समझ में। पहले नंबर को मेरे दोस्तों अगर आप 110 बढ़ाते हो तो जो नंबर आएगा वो सेकंड नंबर से 200 कम होगा, 200 कम होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। पहली संख्या को जब 110 बढ़ाते तो दूसरी संख्या से 200 कम है, तो ये उधर जाएगा। सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर कितना आएगा, माइनस 200 310 आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं पहली संख्या को 110 आप बढ़ा दोगे तो भी मेरे दोस्तों वो दूसरी संख्या से 200 कम रहेगी। हम बिल्कुल सही तो लिखा यार। यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो डिफरेंस है वो 310 है। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन है मेरे दोस्तों, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से कितना कम है, 310 कम है। पहले नंबर को 110 बढ़ा भी दोगे ना तभी भी दूसरे नंबर से 200 कम रहेगा। तो अभी जो फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू वो सेकंड नंबर से 310 कम है। सेकंड और फर्स्ट का डिफरेंस 310 है। कितना समझाना पड़ता है आपको, ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगली लाइन देखो, पहली लाइन, जब पहली संख्या को 160% बढ़ाया जाता है तो जो संख्या आती है वो दूसरी संख्या से 86 कम होती है। अगर आप फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाओगे, 160% इंक्रीज करोगे फर्स्ट नंबर को, तो जो नंबर आएगा वो सेकंड नंबर से 86 कम होगा मेरे दोस्तों। जो नया नंबर आएगा वो सेकंड नंबर से 86 कम होगा। तो पहली और दूसरी संख्या का योग क्या है, आप देखो।
पहली संख्या दूसरी संख्या से 310 कम है। अगर पहली संख्या को 160% बढ़ा दोगे तो अब पहली संख्या की जो वैल्यू होगी वो दूसरी संख्या से 86 कम होगी। तो भाई पहले 310 कम थी, अब 86 कम हो गई, डिफरेंस कितने का आया? तो पहले 310 कम थी, अब 86 कम है, डिफरेंस कितने का आया? डिफरेंस आया, आप कहोगे सर 224 का। 224 का डिफरेंस आया। यह डिफरेंस क्यों आया है, किस वजह से आया है? तो आप कहोगे क्योंकि सर आपने पहले नंबर को 160% बढ़ाया। तो फर्स्ट नंबर का 160% ही 224 है। पहले कोई नंबर दूसरे नंबर से 310 कम था, आज वही नंबर दूसरे से 86 कम है। कितने का अंतर आया? पहले 310 की कमी थी, 86 की कमी है, 224 का डिफरेंस आया। क्यों आया? मैं पहले मैं आपसे 310 रुपए कम कमाता था, 86 रुपए कम कमाता हूं, तो हम दोनों की इनकम में डिफरेंस कितने का है? 224 का। ये क्यों आया? कि पहले नंबर को 160% बढ़ाया। तो फर्स्ट नंबर का 160% ही बच्चों 224 है। और ये लॉजिक है, ये आपको डेवलप करने होंगे। वो पुराने तरीके भूल जाओ, माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, वैसे गधा करते हैं, किताबों से पढ़ने वाले करते हैं। आपको पहली संख्या निकालनी, यानी कि पहली संख्या का 100% निकालना है। तो 160% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? 16 से काट लेंगे, 16 कम 16 और 16 चौका 64। फर्स्ट नंबर का 10% 14 है, तो फर्स्ट नंबर का 100% कितना आएगा? दोनों तरफ 10 से गुणा कर दो, 140। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि पहला नंबर जो है वो 140 है, जो सेकंड नंबर से कितना कम है? 310 कम है। तो सेकंड नंबर कितना होगा? 140 से 310 ज्यादा 450 होगा। 140 प्लस 310 सेकंड नंबर होगा। पहली और दूसरी संख्या का सम 140 में 450 जोड़ेंगे, 590। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन करेक्ट है। सभी बच्चे समझ पाए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बताइएगा। मनाओ जी। देखो सवाल बहुत ही बेसिक है, आपको मजा आएगा, ढंग से समझने की कोशिश करिएगा। बोला है ए की जो इनकम है बी से 30% कम है, बी की जो इनकम है वो सी से 137.5% ज्यादा है। यदि ए की इनकम बी की इनकम से 28,500 कम है, तो आपसे पूछा है सी की इनकम बताइएगा। देखिए हम रेशियो वाले सवाल बहुत ज्यादा कर चुके हैं कि ये किसी परसेंटेज कम है, कितने परसेंट ज्यादा है, लेकिन जब आपको परसेंटेज के अलावा एक्जैक्ट वैल्यू भी पूछा जाने लगे तो आपको रेशियो की जरूरत पड़ती है। बोला ए की इनकम बी से 30% कम है, 30% का मतलब होता है 3/10। ए की इनकम बी से 3/10 कम है, इसका मतलब बी की इनकम अगर 10 है ना, तो ए की इनकम 3 कम है 7 है। ए और बी की इनकम का रेशियो 7:10 है। बोला सी बी की जो इनकम है सी से 137.5% ज्यादा है। बी की जो इनकम है वो कितना ज्यादा है? सी से 137.5% ज्यादा। 137.5% का क्या मतलब है? 100% होता है 1, 37.5% होता है 3/8, यानी कि 11/8। 11/8 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि बी की जो इनकम है वो सी से 11/8 ज्यादा है, यानी कि सी की इनकम अगर 8 है तो बी की इनकम 11 ज्यादा है 19। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये रेशियो आ गया एबीसी, बी और सी की इनकम का। बी की जो इनकम है वो सी से 137.5% ज्यादा है, 100% हो गया 1, 37.5%, 3/8, 11/8। सी की 8 है तो बी की 11 ज्यादा है 19। तो आप मुझे बताओ एबीसी तीनों की इनकम का रेशियो क्या होगा? तीनों की हमने आपको सिखाया हुआ है बच्चों। अगर आपको ऐसा सवाल करना है तो आपको कॉमन चीज को इक्वल करना होगा। बी का मान 10 है या 19 है, गलत बात है, तो ऊपर किससे गुणा करनी होगी? 19 से। 10 और 19 को सेम कर लेते हैं ना, 190 है। 190 बनाने के लिए ऊपर 19 से गुणा, तो 19 7 133 और 19 तो साम 190। आप बोलोगे हाँ जी सर रेशियो। नीचे क्या करना होगा? 19 को मेरे दोस्त 190 बनाने के लिए 10 से गुणा, 10 गुणा 19 190 है और 10 88 ये आ गया। ये एबीसी तीनों लोगों की इनकम का रेशियो आ गया। तो यहाँ पे 10 और 19 को सेम करना था, 190 एलसीएम होता है, ऊपर 19 से गुणा कर दी रेशियो में, नीचे 10 से गुणा कर दी, तीनों का रेशियो आ गया। अब बोला क्या है? बोला है ए की जो इनकम है बी से 28,500 कम है। बताओ ए की इनकम बी से कितना कम है? अगर ए की इनकम 133 है तो बी की 190 है, तो ए की इनकम बी से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 57 कम है, 57 यूनिट कम है, 57। 190 से 133 कितना कम है? 57 यूनिट कम है। 57 की वैल्यू साल में कितनी रखी? 28,500 रुपए। ए की इनकम बी से कितना कम है? 28,500 रुपए कम है। 57 यूनिट के लिए 28,500 रुपए है, कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 500 गुना, ये 500 टाइम्स। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से 500 गुना। पूछा सी की इनकम, तो सी की इनकम है बच्चों 80 यूनिट, तो 80 यूनिट की वैल्यू भी यहां से 500 गुना आ जाएगी। 80 की 500 में गुना करेंगे 40,000 है ना। सी की इनकम भी मेरे दोस्तों 500 गुना होगी, 40,000 रुपए सी की इनकम है। मुझे लगता है कि आप इस टाइप के बेसिक सवालों को कर पाएंगे, ये बताइएगा। ठीक है 74 देखो जी 74 वाला बताइएगा आप। 74 वाला मेरे दोस्तों ये करेंगे। 74 नंबर बनाओ। बोला ए की जो इनकम है ये बनाइए, क्या आंसर है? सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, सी की जो इनकम है ए और बी की इनकम के सम से 60% कम है, डी की जो इनकम है सी से 20% ज्यादा है। यदि बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 है तो आपसे पूछा है सी की इनकम बताइएगा। अब देखो यहाँ पे ना काफी सारी चीजों को रिलेट किया गया, 4 लोग हैं ए बी सी डी। अब जैसे जैसे सवाल आपका बोलता जाए वैसे वैसे आप करते जाइएगा। मतलब ए की इनकम बी से 45% कम है, सी की जो इनकम है ए और बी के सम से 60% कम है, डी की जो इनकम है सी से 20% ज्यादा है। अब सुनो देखो डाटा बहुत आसान है, आप 100 मान के इजीली कर सकते हैं। ए की इनकम बी से 45% अधिक है, इस बात का मतलब क्या है कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम 45% ज्यादा है, यानी कि 145। ठीक है ना। अगली लाइन, सी की जो इनकम है वो ए और बी की इनकम के योगफल से 60% कम है। क्या मतलब है? सी की जो इनकम है ए और बी की इनकम के सम से 60% कम है। ए और बी की इनकम का सम क्या है? 145 और 100 245। तो 245 से 60% कम, यानी कि 245 का 40% हो जाएगा मेरे दोस्तों। 40%, 60% कम का मतलब 40%। तो सी की जो इनकम है 245 का 40% है, 40% होता है 0.4, तो कितना आ जाएगा? 96 और 2 98, 98। तो सी की जो इनकम आएगी बच्चों 98 आएगी। आप बोलोगे जी सर अब क्या बोला है? डी की जो इनकम है सी से 20% ज्यादा है, डी की जो इनकम है बच्चों वो सी से 20% ज्यादा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो डी की इनकम है कितनी? सी की इनकम है 98, 98 का 20% क्या होता है मेरे दोस्तों? 98 से 20% ज्यादा मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 120%, यानी कि 1.2। डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, इसका मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 120% आएगा, 120% मतलब 1.2। तो डी की जो इनकम होगी वो सी का 1.2 गुना होगी। तो कितना आएगा 1.2 गुना भाई? देखो ये आपका आ जाएगा 108 और ये आएगा मेरे दोस्तों 9.6। 108 में 9.6 आप ऐड करेंगे तो 117.6 ये आएगा। क्लियर है? दसल में चला जाए, कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं। बोला बी और डी की इनकम का डिफरेंस 13,200 है। ठीक है ना। बी और डी की इनकम का डिफरेंस कितना है? बी और डी की इनकम का डिफरेंस है 17.6, 17.6। और सवाल में जो इसकी वैल्यू है बी और डी की इनकम का डिफरेंस वो 13,200 रुपए है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। भाई बी की इनकम है 100, डी की इनकम का डिफरेंस 17.6, इसकी वैल्यू 13,200 रुपए। बताओ कितने गुना है? जल्दी से जवाब दो बच्चों, कितने गुना है? तो देखिए दशमलव आएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगी मेरे दोस्तों, 0। अब 144 से 4 बार जाएगा, 144 से मेरे दोस्तों 3,000 बार जाएगा, 144 से 132 होता है तो 750 गुना है, 750 टाइम्स है ना। 3,000 बटे 4 कितना होता है? 750। पूछा सी की इनकम, तो सी की जो इनकम होगी वो 98 का 750 गुना होगी।
क्लियर है? आप कहोगे सर हम जल्दी कैसे गुणा करें 98 की 750 में? 98 को लिखो 100 माइनस 2, 100 माइनस 2, 100 की 750 लूंगा 75,000, 750 की 2 में 1500, 75,000 में से 1500 घटाएंगे 73,500 इस सवाल का आंसर है, यही करेक्ट है। क्लियर है? 98 की 750 में जल्दी गुणा कैसे करते हैं? तो 98 को आप ऐसे लिखो 100 माइनस 2 और इसकी गुणा कर लो 750 में। अब देखो 100 की 750 में 75,000 और ये 1500, 75,000 में से 1500 कोई भी दिमाग में घटा लेगा 73,500 रुपए। ऐसे जल्दी गुणा होते हैं, ना कि गधों की तरह 98 का पंजे में पहाड़ा कर रहे हैं, वो सब नहीं करना होता। यह है पेपर में ना करने का तरीका, लेकिन आपको आना जरूर चाहिए। अगर ये सवाल पेपर में आता तो मैं सवाल को इतना सॉल्व ही नहीं करता। सवाल में मैं देखता कि पूछा क्या है, पूछा है सी की इनकम, सी की इनकम। तो मेरे प्यारे भाई ये सब मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल इतना निकालता कि सी की इनकम आ रही है 98, 98 में छुपा होता है बच्चों 7, 7, सी की इनकम है 98 यूनिट, इतना रेशियो निकालता, 98 में छुपा होता है 7, तो आंसर 7 से कटने वाला होगा। ये ऑप्शन 7 से नहीं कटता, ना ये ऑप्शन 7 से कटता है, ना ये ऑप्शन 7 से कटता है, एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 7 से कटने वाला है, 14 7 98, यही सवाल का आंसर होगा। आप पेपर में ऐसे करोगे अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। आगे का प्रोसीजर आपको पता जरूर होना चाहिए, लेकिन वैसा पेपर में करना नहीं है बच्चों, अदरवाइज आप बर्बाद हो जाओगे। सवाल नंबर 75 ऐसा ही है, उनको खुद से ट्राई करना, आप कर लोगे ये बताइएगा। ये भी मेरे दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही सवाल है 76 नंबर, बस डाटा चेंज है, इसको भी आप खुद से ट्राई करना, ठीक है ना? इन दोनों क्वेश्चन को 75 76 को खुद से ट्राई करना, मैंने इस टाइप के आपको 3-4 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है ना? आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आएगा स्टूडेंट 77 बच्चों जी, मुझे इसका जवाब आप दीजिएगा कैसे करेंगे, बनाओ स्टूडेंट्स और बहुत जल्दी से बनाइएगा, बनाओ। हमारा YouTube चैनल है मैथ्स वंडर इन सेकंड्स, उस पे मैंने सवाल का शॉर्टकट भी समझा। ये अगला टाइप है, इस टाइप का मैं एक ही सवाल करवाऊंगा आपको, और ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है। If a student multiplied a number by 7 by 12 instead of 11/16, then find the percentage error in calculation। यदि कोई स्टूडेंट किसी नंबर को 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा करता है तो उसके आंसर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, आपसे पूछा गया। अब सुनो मेरे प्यारे भाई, भाई किसी के भैया घर वालों ने पूछा तू खाली बैठा है ना, चल एक नंबर को 11/16 से गुणा कर दे, लेकिन वो स्टूडेंट आपकी तरह बिल्कुल बेकार फोकस वाला था, उसने 11/16 की बजाय 7/12 से गुणा कर दी, तो कुछ ना कुछ तो आंसर में एरर आएगा ना। ये पूछा कितना परसेंटेज का एरर आएगा, तो बच्चे क्या करते हैं, माना संख्या x है, x का काम घर पे छोड़ दो, x नहीं मानना। जब भी कुछ ऐसा आए मेरे दोस्तों, पहले हम बच्चे थे तो x मानते थे, थोड़े समझदार हुए 100 मानने लगे, अब और समझदार हो गए, अब हम एलसीएम मान के करेंगे। सारे कैलकुलेशन के फसाद की जो जड़ है वो ये है बटे में। ये जो बटे आता है ना, जहां ये फ्रैक्शन आता है, जहां ये बटे आता है, बटे 16 बटे 12, यही हमारे दुख का कारण है। अगर फ्रैक्शन में ना हो, सीधे सीधे नंबर हो, तो कैलकुलेशन में कोई दिक्कत आए ना। तो हम नंबर को मेरे प्यारे भाई, ये जो फ्रैक्शन, जब भी ऐसे सवाल आएंगे पेपर में, पूरे अर्थमेटिक मैथ की मैं बात कर रहा हूं ना, x मानो ना 100 मानो, ये जो फ्रैक्शन होती है ना, इनका जो डिनोमिनेटर जो इनका हर होता है, इनके हर का एलसीएम मान लो 16 और 12 का एलसीएम, यानी कि 16 12 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या 48, तो मैंने मान लिया कि संख्या जो है वो 48 है। अब देखो इससे आपकी कैलकुलेशन कितनी कम हो जाएगी, देखना मेरे प्यारे भाई। मैंने संख्या को 48 मान लिया कि माना संख्या 48 है, आपसे बोला गया संख्या को 11/16 से गुणा कर दो, आपने गुणा कर दी 7/12 से, तो 48 में 11/16 से गुणा आप करोगे तो गुणा करके कितना आना चाहिए बच्चों, तो आप कहोगे सर गुणा करके आएगा 33। 48 में 11/16 से गुणा करके 33 आना चाहिए, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए था, पर गलती से आपने किससे गुणा कर दी, 7/12 से। तो 48 में 7/12 से गुणा करके कितना आएगा, 12 चौक 48, 4 7 28 आएगा, तो आंसर आना चाहिए था एक्चुअली में आपका 33 आंसर आना चाहिए था, लेकिन आंसर आपका आया 28। तो कितनी की कमी आई, कितनी की एरर होगी, 5 आपका आंसर कम आया 33 पर, 5/33 आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और परसेंटेज में इंटू 100%। अब 1/33 जो होता है वो लगभग 3% होता है ना, तो 3 पंजे 15, आंसर 15% से हल्का सा ज्यादा आएगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन। खत्म सवाल। तो इस टाइप के सवाल को आपको इस तरीके से करना है, कैलकुलेशन आपकी रहेगी ही नहीं बिल्कुल भी। आगे चलते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल नहीं, इसको आप अगला कंसेप्ट कहो मेरे दोस्तों, चलेगा। और मैं कंसेप्ट को बड़े प्यार से और स्लोली समझाता हूं, आपको पता है कि कंसेप्ट में चाहे कितना भी टाइम लग जाए, सवाल जल्दी होने चाहिए, और इस कंसेप्ट पे मैंने दुनिया भर के सवाल डाले हुए हैं, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर कोई दिक्कत नहीं, चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई हम आज की कहानी को, ठीक है ना। चलिए देखो मेरे दोस्तों, अगर मेरे प्यारे भाई दो संख्याएं a और b इस प्रकार है, इसको बोलते हैं a गुणा b रूल। अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि उनका जो प्रोडक्ट है, उनका जो गुणनफल है वो कांस्टेंट है, यानी कि निश्चित संख्या कांस्टेंट है। अगर दो संख्याएं a और b इस प्रकार है मेरे प्यारे भाई कि उनका प्रोडक्ट, उनका गुणनफल कांस्टेंट है, दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि मेरे प्यारे भाई उनका गुणनफल कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, व्युत्क्रमानुपाती होंगी, व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी क्लियर नहीं, क्या बकवास कर रहे हो। अगर दो संख्याएं मेरे प्यारे भाई एक दूसरे के, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो मेरे प्यारे भाई वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के मेरे प्यारे भाई व्युत्क्रमानुपाती होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है इस बात का, मतलब ये है कि अगर आपको दो संख्याओं के गुणा को फिक्स रखना है, दो संख्याएं ऐसी है कि उनकी गुणा करके फिक्स नंबर आना चाहिए, तो एक संख्या को आप बढ़ाओगे, अगर आप किसी एक संख्या को बढ़ाओगे तो दूसरी संख्या को घटाना पड़ेगा, और एक संख्या को घटाओगे तो दूसरी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। तो उल्टा चल रहा है कि इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। एक में जैसा बदलाव हो रहा है दूसरे में उसका उल्टा बदलाव हो रहा है, एक संख्या को बढ़ाओगे तो दूसरी को घटाना पड़ेगा, एक को घटाओगे तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, एग्जांपल से समझ लेते हैं। दो संख्याएं a और b इस प्रकार है कि उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दो संख्या ले ली मेरे दोस्तों 15 और मेरे प्यारे भाई और 18। मैंने आपके सामने दो संख्या ले ली मेरे दोस्तों 15 और 18, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो आप मुझे बताओ 15 और 18 की गुणा करके कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 15 और 18 की गुणा करके 270 आएगा, प्रोडक्ट 270। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम चुपचाप सुनते रहो, जब मैं पूरा कंसेप्ट समझा दूं तब अपने डाउट पूछना। मैंने मान लिया कि दो संख्या 15 और 18, आपसे पूछा हूं कि गुणा करके कितना आएगा, 270 आएगा, तो मुझे प्रोडक्ट को चेंज नहीं करना, मुझे प्रोडक्ट 270 ही रखना है, प्रोडक्ट नहीं बदलूंगा मेरे दोस्तों, ये 270 ही रखना। आप बोलोगे जी सर, तो मैं ए का मान मेरे दोस्तों, पहले संख्या ए की वैल्यू 15 थी, अब मैंने 15 की बजाय संख्या ए का मान 10 कर दिया, तो अब मुझे बताओ बी का मान क्या करना होगा, जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, क्या करना होगा।
दो संख्याएं थी ए और बी, ए का मान 15 है, बी का मान 18 है, उनका गुणनफल 270 है। मुझे गुणनफल को नहीं बदलना, गुणनफल मुझे फिक्स रखना है। तो भाई मैंने ए का मान 10 कर दिया, तो बी का मान क्या करना होगा? जवाब दीजिएगा मुझे बी का मान क्या करना होगा? क्लियर? तो आप कहोगे सर गुणा करके मेरे दोस्तों, देखो मैंने ए का मान घटाया है, ए का मान मेरे दोस्तों 15 से 10 हो गया, मैंने ए का मान घटाया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो बी का मान देखो कितना होगा, 27 नहीं हो जाएगा? 10 की 27 में गुणा करेंगे तभी तो 270 आएगा। तो बी का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो भाई ए का मान मेरे दोस्तों अगर घटाया है तो बी का मान आपको बढ़ाना पड़ा। तो प्रोडक्ट तभी कांस्टेंट हो सकता है जब एक संख्या अगर घट रही है तो दूसरी को बढ़ाया जाए, एक बढ़ रही है तो दूसरी को घटाया जाए। इसी को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद गुणानुपाती, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। या फिर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां पे मेरे दोस्तों अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी, दूसरी संख्या उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। दिस इज द मेन कंसेप्ट। अगर आप ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, ए क्या है? ए का मान पहले 15 था और मैंने ए का मान 10 कर दिया, तो ए का मान किस रेशियो में चेंज हुआ? तो आप कहोगे सर 3:2, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3:2 के रेशियो में। अगर मैं बी के बारे में बात करूं मेरे दोस्तों, बी के बारे में, तो बी का मान पहले 18 था मेरे प्यारे भाई, अब बी का मान 27 हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोडक्ट को बराबर रखना है। तो बी में चेंज हुआ, 9 से काट लेंगे, 9 दूनी 18, 9 से 27, 2:3। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। मजे में, हमको आपकी बात अच्छे समझ में आ गई। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाई, कि अगर स्टूडेंट दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी, दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। ए का मान, क्योंकि प्रोडक्ट को मैंने बराबर रखा, ए का मान 3:2 के रेशियो में चेंज हुआ, तो बी का मान रिवर्स रेशियो में चेंज होगा, 2:3 के रेशियो में। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। भाई प्रोडक्ट तो तभी बराबर हो सकता है ना। आप देखो ना भाई, आप ये मुझे बताओ 6 7 42 होता है, 42। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और आप इसका मान, ए का मान 7 कर दो, तो मेरे दोस्तों प्रोडक्ट का बराबर रखना है भी, तो ये देखो रिवर्स रेशियो में चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? पलट जाएगा, पलट जाएगा कि अगर 6 से 7 हुआ तो इसको 7 से 6 करना होगा, तभी तो प्रोडक्ट बराबर आ पाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी, दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, ठीक है ना? या फिर दोनों संख्याएं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, विद गुणानुपाती होंगी। ये प्रॉपर कांसेप्ट है। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, ठीक है ना? इसका सब ये अर्थमेटिक मैथ के बहुत सारे चैप्टर में इस्तेमाल होता है। सबसे ज्यादा इसका जो यूज देखने को मिलता है वो है एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन। आप जानते हैं मेरे प्यारे, एक्सपेंडिचर 1 by 1 में आपको इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर मेरे दोस्तों प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है? तो अगर मैं हिंदी में कहूं मेरे दोस्तों, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, ठीक है ना? अब बात समझ में, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। एक और एग्जांपल चलो आपको समझाने के लिए लेता हूं। मेरे दोस्तों सपोज आप चावल खाते हैं, चावल तो सभी लोग खाते हैं मेरे दोस्तों, चावल। तो आपके घर पे जो चावल आता है, चावल का प्राइस जो है वो 40 रुपए पर केजी है। चावल का प्राइस कितना है मेरे दोस्तों? 40 रुपए पर केजी। आप बोलोगे जी सर 40 रुपए पर केजी, ठीक है ना? चावल की जो कीमत है 40 रुपए पर किलो, 1 किलो चावल 40 रुपए का है। आप बोलोगे हाँ जी सर। और आपकी जो फैमिली है मेरे दोस्तों, वो कितना चावल खाती है? आपकी फैमिली जो कंजम्पशन करती है वो 18 किलो चावल खाती है, 18 किलो। तो बताओ चावल पे आपकी फैमिली का खर्च कितना है? भाई चावल का प्राइस 40 रुपए पर किलो है और आपकी फैमिली एक महीने में 18 किलो चावल खाती है। एक महीने में कितने किलो चावल खाती है आपकी फैमिली? 18 किलो। तो चावल पे आपकी फैमिली का खर्च कितना है? 1 किलो चावल 18 रुपए का है, 1 किलो चावल 40 रुपए का है, 18 किलो फैमिली खा रही है, तो चावल पे जो खर्चा है 720 रुपए का, ठीक है? आप बोलोगे जी सर अभी मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, क्या हुआ? गवर्नमेंट बन गई मेरे दोस्तों मोदी जी की। तो चावल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों वो कितना हो गया? 45। चावल का प्राइस 40 से बढ़ के 45 रुपए पर केजी हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, चावल का प्राइस 45 रुपए पर केजी हो गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर, एक धेले की समस्या नहीं है। अब प्राइस ही तो बढ़ा है चावल का, खर्च आपका जो है इनकम थोड़ा ना बढ़ी है। आप अपना खर्चा 720 रुपए रखना चाहते हो, आप अपने खर्चे में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है मेरे दोस्तों आपको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। भाई चावल पे पहले भी 720 रुपए खर्च करते थे, आज भी 720 रुपए खर्च करने, चावल का प्राइस बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है अब आप कम चावल खाओगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कितने किलो चावल खा पाओगे एक महीने में? तो आप कहोगे सर 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 720 बटे 45 यानी कि मेरे दोस्तों ये आ जाएगा आपका 16 किलो, यानी कि अब हमारी फैमिली एक महीने में 16 किलो चावल ही खा पाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई तकलीफ नहीं। तो मेरे प्यारे भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ है। चावल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों वो 40 रुपए पर केजी था, चावल का प्राइस मेरे दोस्तों 45 हो गया। तो चावल का प्राइस किस रेशियो बढ़ा? 5 8 40, 5 नाम 45। तो चावल का प्राइस मेरे दोस्तों 1/8 बढ़ गया। 1/8 का मतलब 12.5% चावल का प्राइस बढ़ गया, 12.5%। 8 था 9 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 1/8, 12.5% चावल का प्राइस बढ़ गया। अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन यानी कि मेरे दोस्तों जो आपकी खपत है वो किस रेशियो में कम हुई? पहले आपकी फैमिली दबा के 18 किलो चावल खाती थी, अब 16 किलो चावल ही खा पा रही है। रेशियो क्या है? 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 8 16। तो आप बोलोगे सर पहले देखो प्राइस 8:9 में चेंज हुआ मेरे प्यारे भाई, तो कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज हुआ, तो मेरे दोस्तों कंजम्पशन कितना कम हुआ? तो आप कहोगे सर 1/9, 1/9। कंजम्पशन कितना कम हुआ? 1/9। 9 से 8 हो गया तो कंजम्पशन कितना हो गया? 1/9। 1/9 मतलब 11.11% फैमिली को अपनी खपत कम करनी पड़ेगी, 11.11%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। अब मेरे दोस्तों ये परसेंटेज का खेल मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, सारा जो खेल है इस परसेंटेज का है मेरे प्यारे भाई, और मैं आपको कम से कम लिखना सिखाता हूं मेरे दोस्तों। असली कंसेप्ट तो यहां से पैदा होगा, मतलब पेपर में सवाल इस तरीके से आएगा कि भाई अगर चावल का प्राइस 12.5% बढ़ जाता है, अगर चावल का प्राइस 12.5% बढ़ जाता है, तो एक फैमिली को अपनी खपत, अपना कंजम्पशन, एक फैमिली को अपना कंजम्पशन कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा सेम रहे, एक्सपेंडिचर सेम रहे, खर्चे में किसी प्रकार का कोई बदलाव ना हो, फैमिली का खर्चा कांस्टेंट रहे।
चावल का प्राइस 12.5% बढ़ जाता है तो फैमिली को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए, कंजम्पशन कितना कम करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। अभी अभी आपको कंसेप्ट समझाया कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। बीच में किसका साइन है स्टूडेंट, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई। मुझे एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट। आप बोलोगे जिस एक्सपेंडिचर को नहीं बदलना। प्राइस 12.5% बढ़ गया, 12.5% का मतलब प्राइस 8 से बढ़ के 9 हो गया, तो कंजम्पशन कितना कम करना होगा, रिवर्स रेशियो में कम करना होगा, 9 से 8। आप बोलोगे जी सर यानी कि कंजम्पशन को 1/9 घटाना होगा, 1/9 का मतलब 11.11% डिक्रीज करना होगा। ये आंसर आ गया। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये सब पागल करते हैं, इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है। प्राइस मेरे दोस्तों 12.5% बढ़ गया, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है बच्चों 1/8। अब आप मेरी बात को सुनना, अगर प्राइस 1 बढ़ा है तो कंजम्पशन भी 1 ही कम करोगे। आप बोलोगे जी सर अगर प्राइस 1 बढ़ा है तो कंजम्पशन को भी 1 ही कम करोगे। बोलो हाँ। मेरे दोस्तों कितना है, बेस वैल्यू आएगी 8 + 1 9, 1/9। आप बोलोगे जी सर 11.11% डायरेक्ट आएगा। मेरे प्यारे भाई आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम और श्याम वाला एग्जांपल समझाया था मैंने आपको इनकम में, वही करना है। एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, जरा आप मुझे बताइएगा, और सभी लोग जरा सोच समझ के बताइएगा। सभी लोग, चावल का जो प्राइस है मेरे दोस्तों, चावल का जो प्राइस है वो क्या होता है, चावल का जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाता है। चावल का जो प्राइस है वो 20% बढ़ जाता है तो कंजम्पशन को कितने प्रतिशत, 20% नहीं लेते। चावल का जो प्राइस है वो कितना ले लेते हैं, 6.25%, 6.5% भी नहीं लेते, 18.75%। चावल का जो प्राइस है वो 18.75% बढ़ जाता है तो कंजम्पशन को कितना कम करना चाहिए, खपत को कितना कम करना चाहिए कि एक्सपेंडिचर सेम रहे। आप डायरेक्ट कर पाएंगे। 18.75% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/16, 6.25% 1/16, ये 6.25% का 3 गुना है मेरे दोस्तों, तो 3/16। ठीक है भाई। अगर चावल का प्राइस 3/16 बढ़ गया तो कंजम्पशन को कितना कम करना चाहिए कि खर्चा सेम रहे। अगर प्राइस 3 बढ़ा है तो कंजम्पशन को 3 कम करना होगा मेरे दोस्त। बेस वैल्यू आएगी 16 और प्लस 3 19, बेस वैल्यू आएगी 19, तो कंजम्पशन को 3/19 कम करना होगा। परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे 100%। ये आगे सवाल का आंसर, यानी कि मेरे दोस्तों अप्रॉक्स 19 से कम 19, 11 और 0 आ जाएगा मेरे दोस्तों, 19 पंजे 95 और 15 19 8 152, तो अप्रॉक्स 15.8% आपको अपना कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ कितना बेहतरीन सवाल या कंसेप्ट है मेरे दोस्तों। ये बहुत सारी जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है ना। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर प्राइस कंजम्पशन पे इसको लगाना सिखाते हैं आपको। कंसेप्ट केवल इतना सा है, दोबारा से बता रहा हूं कि अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। बड़ी सिंपल सी बात है, अर्थमेटिक के हर एक चैप्टर में इसका इस्तेमाल होता है। सवाल नंबर 78 बताओ, चीनी का प्राइस 15% कम हो गया, कोई आदमी अपना कंजम्पशन कितना बढ़ा सकता है जिससे कि खर्चे में कोई बदलाव ना हो, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज ना हो। बताओ जल्दी से। अब देखो चीनी का प्राइस 15% कम हो गया, 15% कम, 15% का फ्रैक्शन 3/20। भाई हमको तो ये पता है ना कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा, बीच में गुणा का साइन है ना। मुझे एक्सपेंडिचर सेम रखना है। प्राइस 15% कम हो गया, 15% का 3/20 कम हो गया। कंजम्पशन कितना बढ़ा सकते हैं मेरे दोस्तों जिससे कि खर्चे में कोई बदलाव ना है, एक्सपेंडिचर सेम रहे। तो अगर प्राइस 3 कम हो गया, प्राइस 3 कम हो गया तो कंजम्पशन 3 बढ़ा सकते हो। बेस वैल्यू कितना आएगी 20 - 3 17, बेस वैल्यू आएगा 3/17 और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100%। इस सवाल का आंसर आएगा 300/17% आप अपना कंजम्पशन बढ़ा सकते हो। बताओ इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है। कंसेप्ट आपको समझाना बेशक मैंने आधा घंटा लिया, लेकिन सवाल को आप उड़ाओगे, आप उड़ के बताइएगा जल्दी से। 79 करो बच्चों। तेल की कीमत 35% बढ़ी, तेल की बढ़ी हुई कीमत को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि तेल की जो कीमत है वो सेम बनी रहे, है ना। इनकी प्राइस को कितना कम करना चाहिए मेरे दोस्तों जिससे कि तेल की कीमत समान बनी रहे। अब देखो यहां से सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा ट्विस्ट किया गया। तेल की कीमत 35% बढ़ गई, 35% बढ़ने का मतलब मेरे दोस्तों तेल का जो प्राइस है 35% बढ़ने का मतलब 7/20। प्राइस अगर 20 था तो 20 से बढ़ के 27 हो गया। अलग क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्तों। 35% की फ्रैक्शन होते हैं 7/20, प्राइस 35% बढ़ गया 20 से 27। बढ़ी हुई कीमत को कितना कम करें, बढ़ी हुई कीमत है 27, 27 को कितना कम करें कि प्राइस सेम बना रहे, प्राइस वही रहे मेरे दोस्तों जो पहले था। तो 27 को कितना कम करें कि 20 हो जाए, प्राइस 7 कम करना होगा 7/27। और परसेंटेज में कितना इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो बताओ 27 गुणा 25 ही आ जाएगा मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन। भाई 27 का स्क्वायर तो 729 होता है ना, 27 गुणा 27 729 होता है, तो 700 को 27 से भाग दे रहे हैं तो 27 से कम ही आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन है डी। आगे लेंगे अगला सवाल। बताओ एक आदमी मेरे दोस्तों अपना कंजम्पशन 42.84% बढ़ाता है, ठीक है ना, कंजम्पशन बिकॉज प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय x%, क्योंकि चीनी का जो प्राइस है वो x% घट गया। तो आपसे पूछा x का मान क्या है, एक्सपेंडिचर रिमेंस कांस्टेंट। आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। एक आदमी ने अपना कंजम्पशन, अपनी खपत 42.84% बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी, क्योंकि चीनी का प्राइस x% कम हो गया। x का मान क्या है। अब मेरे दोस्तों आदमी ने कंजम्पशन 42.84% बढ़ा दिया, यानी कि कितना 42.84 को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि 14.28%, 14.28% होता है 1/7। ये 14.28% का 3 गुना है 3/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि मेरे दोस्तों एक आदमी ने अपना कंजम्पशन 3/7 बढ़ा दिया तो प्राइस कितना कम हुआ होगा, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। अगर ये 3 बढ़ा है तो 3 कम होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बेस वैल्यू आएगी 7 और 3 10, तो प्राइस 3/10 यानी कि 30% डिक्रीज हुआ है। तो एक्स का जो मान है बच्चों वो कितना है 30 है। 30 सवाल का आंसर, इससे बढ़िया सवाल बन ही नहीं सकता। ये बताइएगा जल्दी से करो। अलग अलग लैंग्वेज में बदल के क्वेश्चन आता है। राइस इज नाउ बीइंग सोल्ड एट 29 रुपए पर केजी, ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट्स कॉस्ट वाज 25 रुपए पर केजी, बाय हाउ मच परसेंट शुड ए फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन सो एज टू कीप द एक्सपेंडिचर द सेम एज बिफोर। देखो वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसकी कीमत 25 रुपए पर केजी थी। मतलब चावल का जो प्राइस था वो पिछले महीने 25 रुपए पर केजी था और चावल का प्राइस 25 से बढ़ के मेरे दोस्तों कितना हो गया 29 हो गया है।
तो चावल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा पहले जितना ही रहे। चावल का प्राइस अभी 29 रुपए पर केजी है, पिछले महीने 25 था, तो प्राइस 25 से 29 हो गया, तो कंजम्पशन तो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा ना। 29 रेशियो 25। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये तो लॉजिक है, क्योंकि खर्चा अगर मुझे सेम करना है तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होगा। तो कंजम्पशन मेरे दोस्तों कितना कम हो गया, 4 कम हो गया, 29, 4/29, और परसेंटेज में कितना इंटू 100%, तो ये कितना आएगा मेरे दोस्तों, 29 एकम 29 बचेगा 110, 29 चौका 116, अप्रॉक्स 14% इस सवाल का आंसर आएगा, लगभग 14%। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है बच्चों, यहां पर 81 नंबर क्वेश्चन था, हम लोग लेंगे 82। ये बताओ जल्दी से क्या उत्तर है, बनाओ, मुझे सवाल का आंसर चाहिए। कर पाए आप लोग ये सवाल? देखो बहुत सारे बच्चे सवाल को नहीं कर पाए क्योंकि, लेकिन ये इजी क्वेश्चन है। अब सुनो, चावल की जो कीमत है मेरे दोस्तों 35% गिर जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञात करें मेरे दोस्तों उतने ही प्राइस, मतलब मेरे दोस्तों उतने ही रुपए में, आप एक्सपेंडिचर को नहीं बदले, जितना पैसा पहले खर्च कर रहे थे उतना ही खर्च करोगे। चावल की कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए सफिशिएंट था। अब देखो, आप जानते हैं एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। चावल की कीमत 35% गिर गई, 35% मतलब 7/20 हो गया, यानी कि चावल का प्राइस अगर 20 था पहले, तो 20 से घट के चावल का प्राइस रहेगा 13। यही बात है। तो चावल का जो कंजम्पशन है वो तो रिवर्स रेशियो में चेंज होगा ना। अगर चावल का कंजम्पशन पहले 13 था तो 13 से बढ़ के मेरे दोस्तों कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि मेरे दोस्तों पहले कितना चावल खरीद पा रहे थे आप, 104 किलो, तो 13 यूनिट की वैल्यू 104 किलो है, कितने गुना बच्चों, 8 गुना। तो अब कितना एक्स्ट्रा चावल आप खरीद पाओगे, ऐसा नहीं है कि आप पहले नई क्वांटिटी निकालो फिर घटाओ, नहीं, पहले 13 यूनिट चावल खरीद पाते थे, 20 यूनिट खरीद पाओगे तो 7 यूनिट एक्स्ट्रा चावल खरीद रहे हो। 7 की वैल्यू आपसे पूछा, अगर 13 104 8 गुना है तो 7 यूनिट की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 56 केजी, 56 केजी। तो 56 केजी चावल मेरे दोस्तों आप एक्स्ट्रा खरीद पाओगे, और ये सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वेरी इजी, ठीक है ना। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इतना भी लिखो, आप सीधा दिमाग में करने की कोशिश करा करो। एक्सपेंडिचर सेम है, प्राइस 35% गिर गया 7/20, है ना, तो कंजम्पशन कितना होगा मेरे दोस्तों, कंजम्पशन भी 7 ही बढ़ जाएगा। बेस वैल्यू पर कितना, 20 माइनस 7 13, यानी कि पहले कंजम्पशन 13 था तो 7 बढ़ जाएगा, पहले कंजम्पशन 13 था तो कितना बढ़ जाएगा 7, 13 की वैल्यू 104 केजी 8 गुना, तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा 7, 7 की वैल्यू भी 8 गुना होगी 56 केजी। मेरे हिसाब से ये वाला तरीका आपको अपनाना चाहिए, ठीक है, ये नहीं करना है आपको, इतना नहीं लिखना होता। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 83, ठीक है भाई। इसके बाद जो है धीरे धीरे हम यहाँ पे टाइप को चेंज करेंगे। ओके, ये बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है, सेमी टाइप के सवाल चले, एक ही जगह में एक टाइप के क्वेश्चन डालता हूं, आपको पता है। बोला एक्स वाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यदि एक्स को 37.5% बढ़ाया जाएगा तो वाई के मान में कितना प्रतिशत का चेंज आएगा। एक्स वाई के विथ क्रमानुपाती है, एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई।
अगर x को, तो यहां से इसका मतलब ये हुआ कि x और y का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, x और y का गुणनफल निश्चित है। x का मान 37.5% बढ़ा जाता है, 37.5 3/8, 12.5% 1/8 होता है, 37% 3/8 बढ़ा जाता है। तो y का मान कितना घटाया जाएगा? 3 घटाया जाएगा मेरे दोस्तों, 3/11, ठीक है ना। 1/11 होता है 9.09%, 3/11 होगा 9.09 का 3 गुना 27.27%। 1/11 क्या होता है बच्चों? 9.09%, उसका 3 टाइम्स 27.27% घट जाएगा। बताओ इससे आसान तरीका इस टाइप के सवाल को करने का क्या ही बनेगा, ठीक है ना। मैंने 6 सवाल करवाए इस टाइप पे, लेकिन 6 के 6 में अलग लैंग्वेज यूज हुई है। वो नहीं कि एक ही भाषा के 6 सवाल करवा लो, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। जो मेरा तरीका है वो बेस्ट है। ये बताओ 84 नंबर सवाल बनाइएगा बच्चों। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीपीयू 2021। बताना जरा इस सवाल का। अब देखो ढंग से समझो। Due to some crisis, some people from state A migrated to state B and therefore the population of the second state increased by 19.96%. कुछ प्रॉब्लम के कारण स्टेट ए से कुछ लोग बी में चले गए, इससे बी की जो पॉपुलेशन है वो 19.96% बढ़ गई। एट ए लेटर स्टेज बाद में ऑल ऑफ देम, सभी लोग वापस स्टेट ए को लौट गए। तो आपसे पूछा स्टेट बी की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट घट जाएगी, कितने प्रतिशत की कमी आई। देखो 19.96% की जो फ्रैक्शन वैल्यू बच्चों, अगर आप इसी को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगे तो पागल हो जाओगे। आजकल एग्जामिनर ये करता है कि बच्चों को डराने का काम करता है। सवाल के ऑप्शंस कितने दूर दूर है तो आप एक्जैक्ट कैलकुलेशन करो ही मत, एप्रॉक्स करो। अरे 19.96% जो वो एप्रॉक्स 20% ही तो है, और 20% कितना होता है 1/5। यानी कि अगर स्टेट ए से कुछ लोग स्टेट बी में चले गए तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी? 1/5 बढ़ जाएगी। आप बोलोगे सर वो लोग वापस स्टेट बी से स्टेट ए में आएंगे तो पॉपुलेशन कितना घट जाएगी? एक ही घटेगी मेरे दोस्तों। बेस वैल्यू कितना आएगी? 5 और 1 6, 1/6, और 1/6 होता है 16.66% एप्रॉक्स में। तो स्टेट बी की जो पॉपुलेशन है एप्रॉक्स 16.66 के आसपास, एक ही ऑप्शन है 16.66% डिक्रीज हो जाएगी। तो सवाल में आपको जबरदस्ती कुछ ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ नया बना देगा। इसी कंसेप्ट पे सवाल बनाना है तो डाटा को कुछ इस तरीके से बना दिया। और ऐसा नहीं कि आधे बच्चे इसी डाटा को देख के सवाल छोड़ देंगे फिर कहेंगे पेपर बहुत कैलकुलेटिव था। अरे घोचो, कैलकुलेटिव पेपर नहीं था, आपको जानकारी नहीं है कि ऐसे भी करना होता है। ऑप्शंस को देखा करो, जानबूझ के ऑप्शन इतने नजदीक रखे गए हैं, मतलब इतने दूर दूर रखे गए हैं कि आप एप्रॉक्स सॉल्व करो ना कि एग्जैक्ट। आगे देखेंगे सवाल नंबर है 85। ये बताओ जल्दी से करो बच्चों। इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का जो बेस है वो 66:2/3% बढ़ाया जाता है, तो इसके हाइट को कितने परसेंट रिड्यूस किया जाए, इसके ऊंचाई को कितने परसेंट घटाया जाए कि ट्राइंगल का एरिया जो है वो सेम रहे। बताओ बच्चों कितना बेहतरीन सवाल है। अब देखो हर कोई जानता है स्टूडेंट कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, वो आप कहोगे सर परसेंटेज में मेंसुरेशन कहां से आया? देखो मेंसुरेशन का सवाल ही परसेंटेज का ही है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और ऐसे में आपको 15-20 सवाल करवाऊंगा। त्रिभुज का जो एरिया होता है मेरे प्यारे वो क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 तो अपने आप पे कांस्टेंट है, फिक्स नंबर है। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो एरिया डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? बेस गुणा हाइट। क्या आप बोलोगे जी सर? बोला त्रिभुज का यानी कि एरिया केवल बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है ट्राइंगल में। अगर ट्राइंगल का बेस 66:2/3% बढ़ जाता है, 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, 1/3 33:1/3%, 2/3 66:2/3%, तो ट्राइंगल का बेस 2/3 बढ़ जाता है। हाइट को कितना कम करा जाए कि एरिया सेम रहे? मुझे एरिया को कांस्टेंट रखना है, तो हाइट को कितना कम करना होगा? 2 ही कम करना होगा। बटे कितना आएगा? 3 और 2 5, बटे आएगा 5। 1/5 20%, 2/5 40%, तो ट्राइंगल की हाइट को हमको 40% कम करना होगा, और ये सवाल का आंसर है बच्चों। ठीक है ना। देखो ये मुझे ना आपको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। एग्जाम हॉल में आएगा तो आप ये सब थोड़ा लिखोगे, एग्जाम हॉल में तो आप इतना करोगे, ठीक है भाई। और इतना भी क्यों करना है, कोई पहाड़ जैसी बात थोड़ी नहीं है। एग्जाम में सवाल आएगा, आप सवाल पढ़ोगे सीधा मार्क करोगे, 2/3 माइनस 2/5 40% आंसर। ठीक है जी। अब यहाँ पे इस टाइप को थोड़ा सा चेंज करते हैं मेरे प्यारे। सवाल नंबर है आपके सामने, और इस टाइप के जो है मेरे दोस्तों 3 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 86 ये बताइएगा प्यारे बच्चों, करो। देखो एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है, और जो क्वांटिटी आप परचेज कर रहे हो वो 30% घट जाती है। तो आपसे पूछा है वस्तु पर खर्च की गई राशि में, वस्तु पर खर्च की गई अमाउंट में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल चेंज है। देखो सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी समाज की जानकारी होनी चाहिए। कोई फॉर्मुला वगैरह नहीं है, ये आप पहले से जानते हो अगर आप इंसान हो तो। पर किसी वस्तु पर खरीदने पर जो आप खर्च करते हैं, है ना, जो अमाउंट स्पेंड होता है, जो खर्च की गई राशि, वो कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? अमाउंट स्पेंड कैसे निकालते हैं मेरे प्यारे भाई? जवाब दो जरा। तो अमाउंट स्पेंड आप निकालते प्राइस इंटू क्वांटिटी, खरीदी गई मात्रा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। नहीं समझे? नहीं समझे? सपोज आप खिलौना खरीदने जाते हो, एक खिलौना 10 रुपए का है, एक खिलौना कितने का? 10 रुपए का, और आपने 13 खिलौने खरीदे, 13 खिलौने, तो कितना आपका अमाउंट खर्च होगा? 130 रुपए। ये बात कोई बताने की जरूरत नहीं है, अगर आप अनपढ़ आदमी भी हो और आप केवल आदमी भी हो तो आप इन बातों को जानते हो। ठीक है ना। तो अमाउंट स्पेंड किसी वस्तु पर क्या होता है? प्राइस गुणा क्वांटिटी। हर कोई इस बात को समझता है। अब सुनो सवाल में क्या चेंज दिया है। सवाल में जो दिया है प्राइस 36% बढ़ गया, प्राइस में चेंज दिया है, प्राइस में चेंज दिया है कि प्राइस जो है 36% बढ़ गया, और खरीदी की मात्रा 30% कम होगी। क्वांटिटी जो आप परचेज कर रहे हो वो 30% कम हो गई। तो आपसे पूछा है खर्च की गई राशि में, यानी कि जो आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हो उसमें कितने परसेंट का चेंज आएगा। आपसे खर्च की गई राशि में चेंज पूछा है, तो आप बताओ इस सवाल को कैसे करेंगे। बच्चों देखो जब भी ऐसा सवाल पेपर में आए, अमाउंट स्पेंड या खर्च की गई राशि किस पे डिपेंड कर रहा है? प्राइस और क्वांटिटी के प्रोडक्ट पे। अगर आपको मेरे दोस्तों अमाउंट में चेंज निकालना है, खर्च की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, वस्तु कीमत 36% बढ़ जाती है, खरीदी की मात्रा 30% कम हो जाती है, तो खर्च की राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी है, अमाउंट स्पेंड में चेंज निकालना है, तो प्राइस और क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करनी होगी। बीच में मोटा मोटा साइन लगा है, प्राइस के रेशियो की और क्वांटिटी के रेशियो की आपको क्या करनी होगी बच्चों? सीधी सीधी गुणा करनी होगी, मल्टीप्लाई करनी होगी। भाई प्राइस 36% बढ़ गया, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 36% की फ्रैक्शन वैल्यू है 9/25।
4% 1/25 होता है, 36% हो गया 9/25। इसका मतलब कि अगर वस्तु का प्राइस पहले 25 था बच्चों, तो 25 से 9 बढ़ के 34 हो गया। प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ। अगर वस्तु का प्राइस बच्चों पहले 25 था तो 9 बढ़ के 34 हो गया। प्राइस 25 से 34 हो गया। क्वांटिटी कितनी डिक्रीज होगी मेरे दोस्तों? 30%। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आप पहले 10 आर्टिकल खरीदते थे, 10 आर्टिकल, तो अब आप कितने आर्टिकल खरीदते हैं? अब आप केवल 7 आर्टिकल खरीदते हैं। 10 आर्टिकल खरीदते थे तो 7। ये रेशियो आ गया मेरे दोस्तों अमाउंट स्पेंड का, कि पहले आप इतना अमाउंट खर्च करते थे तो अब आप इतना अमाउंट खर्च करोगे। रेशियो आ गया। तो आपको प्राइस के रेशियो की और क्वांटिटी के रेशियो की मल्टीप्लाई करनी है। प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? 25 से 34। क्वांटिटी किस रेशियो में चेंज हुई? पहले 10 रुपए खर्च करते थे, आज 7 रुपए खर्च कर रहे हैं। रेशियो लोगे, 2 से चला जाएगा 2 पंजे 10, 2 से चला जाएगा 17 बार, ठीक है ना? तो 25 पंजे 125, रेशियो 17 सत्ते 119। तो 125 से मेरे दोस्तों 119 हो गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई। तो अमाउंट मेरे प्यारे में डिक्रीज हुआ, इंक्रीज वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा है भाई। 6 तो है नहीं, 6% से मेरे दोस्तों कम ही आएगा। कैसे भाई? पहले अगर 125 रुपए खर्च कर रहे थे तो आज 119 रुपए खर्च कर रहे हो। 6 रुपए की कमी आ गई मेरे दोस्तों 125 पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 24/5 यानी कि 4.8% डिक्रीज हो गया। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। बड़ा बेसिक सवाल बनता है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको छोटे बालक की तरह लिख लिख के समझाया। हालांकि इतना लिखने की जरूरत सवाल में नहीं पड़ती है। सवाल नंबर हम आपके सामने लेंगे बच्चों 87। ये बताइएगा जी स्टूडेंट, ये वाला जो सवाल है 2018 के मेंस के पेपर में आया था बच्चों। अब देखो मेंस के पेपर में भी ऐसे सवाल आ जाते हैं, क्या करें हम? और बच्चे कर नहीं पाते, कठिन बताते हैं पेपर को, कैसे काम चलेगा? बसीर के जो वर्किंग आवर है पर डे वो 15% बढ़ जाते हैं, और उसका जो वेजेस है, जो पर घंटे उसकी सैलरी है, वो 20% बढ़ जाती है। तो आपसे पूछा उसकी डेली अर्निंग कितना परसेंट इंक्रीज हुई? डेली अर्निंग देखो, बसीर का वर्किंग आवर पर डे जो है वो 15% बढ़ गया। वेजिस पर आवर मेरे दोस्तों, वेजिस पर आवर मतलब है प्रति घंटे वेतन, वो 20% बढ़ गया। आपसे पूछा डेली अर्निंग कितना बढ़ी? डेली अर्निंग मतलब प्रतिदिन की कमाई। तो क्या आप ये बात नहीं जानते कि डेली अर्निंग कैसे निकालते हैं किसी आदमी की? अगर आपको डेली अर्निंग निकालनी है तो भाई क्या है? 1 घंटे की इनकम। भाई वेजिस पर आवर 1 घंटे की इनकम क्या है? और वो वर्किंग आवर्स, एक दिन में कितने घंटे काम करता है, उनकी गुणा कर दो। नहीं समझे भाई? अगर आप सरकारी नौकरी नहीं ले पाए और अपनी दुकान खोलोगे तो कम से कम ये फॉर्मुला तो आपको पता होना चाहिए। आपने एक लड़के को काम पे रखा है और उसे आप 1 घंटे के काम करने के 50 रुपए देते हो, 1 घंटे के 50 रुपए देते हो, और वो एक दिन में 8 घंटे काम करता है, तो एक दिन की कमाई कितनी होगी? 50 400 रुपए एक दिन की कमाई नहीं होगी, है ना? डेली अर्निंग तो बहुत बेसिक सी बात है, हर कोई इस बात को जानता है। अब सवाल में क्या पूछा? उसकी डेली अर्निंग में कितना चेंज है। अगर आपको डेली अर्निंग में चेंज निकालना है तो वेजेस पर आवर और वर्किंग आवर्स के रेशियो की क्या करनी होगी? गुणा करनी होगी। जो मल्टीप्लाई है सीधी सीधी गुणा करनी होगी। वसीर का मेरे दोस्तों प्रति घंटे सैलरी है वो 20% बढ़ गया। प्रति घंटे सैलरी 20% बढ़ गया। 20% मतलब 5 से 6, 5 से 6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। उसका जो वर्किंग आवर है वो 15% बढ़ गया। 15% का मतलब 3/20। वर्किंग आवर जो 15% बढ़ गया 3/20। 3/20 का मतलब 20 से बढ़ के कितना हो गया? 23। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों वेजेस जो है 20% बढ़ गया 5 से 6, वर्किंग आवर 15% बढ़ गया 20 से 23। सीधी सीधी मेरे दोस्तों गुणा कर देंगे तो 20 पंजे 100, रेशियो 23 छिक्का 138। दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है, क्योंकि डेली अर्निंग पहले 100 थी तो अब 138 होगी, तो डेली अर्निंग कितनी बढ़ गई? 38%। और ये सवाल का आंसर है। मेंटली आप ये सवाल कर सकते थे। अरे सीधी सीधी गुणाई तो करनी है ना? 20 पंजे 100, पहले भाई 5 रुपए पर घंटे मिलते थे, 20 घंटे काम करता था, 100 रुपए कमाई, तब कमाई 138 की, 38% बढ़ गया। कितना आसान सा सवाल है। एक और सवाल लेंगे बच्चों। सवाल है आपके सामने यहां पर, कहां मर गया क्वेश्चन? 80 बताइएगा जल्दी से, बनाओ। तेल का प्राइस 20% बढ़ जाता है, लेकिन इसका जो कंजम्पशन है वो 18 से ही 1/3% कम हो जाता है। तो इसके एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा? इस सवाल आपके सामने। हर कोई जानता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग, बीच में किसका साइन है? मल्टीप्लाई का। अगर आपको एक्सपेंडिचर में चेंज निकालना है, एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा ना, तो प्राइस और कंजम्पशन के रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी है। पेट्रोल का प्राइस, ऑयल का प्राइस 20% बढ़ जाता है। 20% मतलब 1/5। पेट्रोल का प्राइस 5 था तो 5 से बढ़ के 6 हो गया। अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं, खपत 18 से 1/3% कम हो जाता है। 18 से 1/3% मतलब 10%, 1/10, 8:1/3%, 1/12। 10 और 12 कैलसियम मेरे दोस्तों 60, 10 6 60, 12 11/60। 18 से 1/3% को ब्रेक करके लिखो 10% प्लस 8:1/3%। 10% 1/10, 8:1/3%, 1/12, 11/60। यानी कि मेरे दोस्तों खपत अगर 60 की थी, अगर पहले 60 रुपए की खपत थी, तो खपत अब 11 कम होगी। 60 में से 11 घटाओ 49, अब खपत 49 की है। तो ये एक्सपेंडिचर का रेशियो आएगा। ये एक्सपेंडिचर का रेशियो। पेट्रोल का प्राइस या ऑयल का प्राइस अगर 5 था तो प्राइस 5 से बढ़ के 6 हो गया। क्लियर है? और अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो कंजम्पशन 11/60 कम होगा। कंजम्पशन पहले 60 था तो 60 से 11 कम हो गया 49। दोनों रेशियो की सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर दी तो एक्सपेंडिचर किस रेशियो में चेंज हुआ? 6 से 60 काटेंगे 10 बार, 50 रेशियो 49। अगर एक्सपेंडिचर पहले 50 था तो एक्सपेंडिचर 49 हो गया। तो एक्सपेंडिचर कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? खर्चा 1/50, और 1/50 का मतलब मेरे प्यारे भाई यहां पर 2%, 2%। तो जो मेरे प्यारे भाई आपका खर्चा है वो 2% कम हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप, अब मैं आपके सामने यहां पे टाइप को चेंज कर रहा हूं। क्लियर है? सुनेगा। अब जरा इस सवाल को आप ही मुझे करके बताओ मेरे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है, और मैं आपसे कहूं 1/10 कैसे आया? बेटा राहुल सुना भी तो करो, क्या बोल रहा हूं? 18 से 1/3% का मतलब होता है 10% प्लस 8:1/3%। 10% को 1/10 लिखा है, 8:1/3% को 1/12 लिखा है। ये करो, इस टाइप को करो। ये जो टाइप आपके सामने है ये परसेंटेज का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। बनाइए।
पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ जाता है। लेकिन देखो, पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ गया। अब सुनीता का जो है कलेजा फटने को तैयार, वो बोली भाई पेट्रोल का प्राइस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, मैं अपना खर्चा ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, मैं अपना खर्चा केवल पेट्रोल पे 12% ही बढ़ा सकती है। पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ गया, लेकिन आप बोले भाई हम खर्चा इतना नहीं बढ़ा सकते, हम अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ा पाएंगे। तो झांसी बात है, पेट्रोल की खपत को, पेट्रोल की खरीद को थोड़ा सा कम करना होगा। तो ये पूछा है पेट्रोल की खपत को लगभग कितना प्रतिशत कम करना होगा, ये जवाब दीजिएगा। सबसे पहले मेरे दोस्तों हम बेसिक से बताते हैं। आपसे सवाल पूछा क्या? आपसे सवाल पूछा है कंजम्पशन के बारे में मेरे दोस्तों, खपत के बारे में आपसे सवाल पूछा है। देखो, आप में से हर कोई जानता है कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन, ये होता है खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। सवाल में कंजम्पशन के बारे में पूछा है। क्या पूछा है सवाल में? कंजम्पशन के बारे में पूछा। तो कंजम्पशन कितना आएगा मेरे दोस्तों? एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। बेसिक तरीका क्या है? अगर एक्सपेंडिचर का रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग दोगे तो मेरे प्यारे भाई कंजम्पशन का रेशियो आएगा। पेट्रोल का मेरे दोस्तों खर्चा कितना बढ़ा है? 12%। पेट्रोल का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ा है? 12%। यानी पेट्रोल पे अगर आप पहले 100 रुपए खर्च करते थे तो अब आप 112 रुपए खर्च करोगे। पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा है मेरे दोस्तों? पेट्रोल का प्राइस बढ़ा 19%। 19% प्राइस बढ़ने का मतलब पेट्रोल का प्राइस अगर 100 था तो 100 से बढ़ के 119 हो गया। बच्चों, मुझे निकालना है कंजम्पशन का रेशियो। यहां तो डाटा काफी आसान है, अगर डाटा बहुत कैलकुलेटिव या फ्रैक्शन में भी आए तो भी तरीके कभी फेल नहीं होता, ट्रिक फेल होती रहती है। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग देना है, इन दोनों रेशियो को डिवाइड करना। जब आप डिवाइड करोगे तो 100 से 100 जाएगा मेरे दोस्तों, एक बार 100 से 100 कट जाएगा और रेशियो 112 बटे 119 ही आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे में 119 यहां गुणा कर देंगे, 119 रेशियो 112, ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा मेरे प्यारे में। क्लियर है? अब आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, ये बात बिल्कुल बेसिक सी बात। अब देखो, पेपर में ये सवाल आएगा, बार बार आएगा कि लैंग्वेज भी यही रहेगी, केवल डाटा बदला जाएगा। तो अगर मेरे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे मैं डायरेक्ट ये लिखना सीख लूं तो बात बन जाए कि नहीं बन जाए, मुझे ये सब करने की जरूरत है ही नहीं मेरे दोस्तों। बेसिक तरीका तो ये है, लेकिन अगर ये सवाल पेपर में आया तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे दोस्तों, डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो निकाल सकते हैं। पेट्रोल का प्राइस 19% बढ़ जाता है, सुनीता पेट्रोल पर अपना खर्चा केवल 12% ही बढ़ाना चाहती है, प्राइस बढ़ रहा है कितना? 19%। बढ़ना मतलब प्लस, खर्चा वो केवल 12% ही बढ़ाना चाहती है, तो कंजम्पशन को कितना कम करना होगा? तो पहले प्राइस पे ध्यान दीजिएगा। पहले किस पे ध्यान देंगे? प्राइस पे। 19% बढ़ाने का मतलब 100 में 19 जोड़ेंगे 119, पहले प्राइस आपको लिखना है, रेशियो। ये 12% बढ़ गया खर्चा, 100 में 12 बढ़ाएंगे 112, ये डायरेक्ट रेशियो आ गया। जो आपने इतना कैलकुलेट करके निकाला था वो डायरेक्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है? तो आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर तो कंजम्पशन का रेशियो सीधा सीधा आ गया। बेसिक क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। बताओ किससे जाएगा मेरे दोस्तों? ये अभी ये 7 से जाएगा मेरे दोस्तों, 17:16। बस सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ। 17 7 119 16 7 112। तो मेरे प्यारे कंजम्पशन कितना कम हो गया? 17 से 16, 1/17 कम हो गया, 1/17। और 1/17 मैंने आपको बताया अप्रॉक्स 5.88% होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। 5.88% मतलब अप्रॉक्स 6%। तो आपका अपना कंजम्पशन जो है वो लगभग मेरे दोस्तों 6% कम करना होगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। एक सवाल और लेंगे बिल्कुल ऐसा ही मेरे दोस्तों, मैं बस केवल डाटा बदलूंगा। पेपर में यही सवाल आता है, बार बार आता है, लगातार आता है। ये देखिएगा, डीजल की कीमत 26% बढ़ जाती है, एक आदमी अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ाना चाहता है। तो आपसे पूछा करेक्ट रेशियो पेज तक बताइए, उसे अपनी खपत कितनी कम करनी चाहिए। कंजम्पशन में मेरे दोस्तों आपको रेशियो निकालना है कंजम्पशन का। पेट्रोल का प्राइस 26% बढ़ जाता है, पहले प्राइस पे लिखना है। 26% बढ़ने का मतलब 126। खर्चा आदमी केवल 15% ही बढ़ाना चाहता है ना, 15% खर्चा बढ़ाने का मतलब 115, 100 को 15 बढ़ाओगे 115, तो डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो आएगा। कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज होगा मेरे प्यारे भाई। 126 से 115 कितना कम हो गया मेरे दोस्तों? 11। 11 परसेंटेज में कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। 126 का 10% होता है 12.6, 11 कितना आएगा? देखो बेटा, अगर 126 का मैं 8% में निकालूं, 8% है ना, तो 12 8 96, 120 का 8% 9.6, 6 का 8% 0.48, तो ये लगभग लगभग 10 के नजदीक रहेगा। यानी कि मेरे दोस्तों 8% से ज्यादा आएगा लेकिन 9% से कम आएगा। तो इसका जो आंसर है सी ऑप्शन है। तो 126 का 8% 10 रहेगा लगभग। अगर मैं 126 का 9% निकालूं तो 120 का 9% होता है 10.8, 6 का 9% होता है 5.4, ये आएगा 11 से हल्का सा ज्यादा है। तो यानी कि 9% से कम रहेगा लेकिन 8% से ज्यादा रहेगा। तो आंसर कितना आएगा? 8.7%। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 91। ये देखो जल्दी से, कितना बेहतरीन सवाल आपके सामने, जबरदस्त लैंग्वेज का सीटसल का सवाल बनाइएगा। प्राइस ऑफ टी हैज इंक्रीज बाय 20%, चाय की कीमत 20% बढ़ जाती है, बट आई हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज माय एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स टी बाय ओनली 15%। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना खर्चा केवल चाय के प्रति 15% ही बढ़ाऊंगा। भाई व्हाट परसेंट शुड आई रिड्यूस माय कंजम्पशन? मुझे कंजम्पशन कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए? करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस इन ऑर्डर टू बी एबल टू मेंटेन द सेम लेवल एक्सपेंस टुवर्ड्स टी, जिससे कि मेरे दोस्तों मैं अपनी जो है खर्चे को बैलेंस बनाए रखूं। तो आप बताओ, आपको कंजम्पशन में चेंज निकालना है, डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया है। प्राइस कितना बढ़ जाता है? 20% बढ़ जाता है। आदमी अपना खर्चा केवल 15% ही बढ़ा सकता है। खर्चा प्राइस 20% बढ़ जाता है, 100 को 20 बढ़ाओगे 120, खर्चा केवल 15% ही बढ़ा सकते हैं 115। डायरेक्ट कंजम्पशन का रेशियो आएगा 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 24:23। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि कंजम्पशन कितना कम होगा? 1/24। और 1/24 कितना होता है मेरे दोस्तों? 1/24 होता है आपका 4.16%। ये होता है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अप्रॉक्स 4.2% मुझे अपना कंजम्पशन कम करना होगा। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। मुझे लगता है कि अब आप ऐसे सवालों को कर लेंगे। सवाल है आपके सामने बच्चों यहां पर 92। इस तरीके से आपको सवाल दिया है तो कैसे करेंगे? बनाओ जल्दी से, क्या उत्तर है? क्यों भैया प्रेम?
राहुल कह रहे सर -1/23 नहीं हो सकता है। राहुल पागल हो गए होगा, कुछ भी हो जाएगा, गलत है भैया। पेट्रोल कीमत 60 से बढ़ के 75 हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा केवल 10% इंक्रीज हो। अब देखो यहाँ पे घुमा के बोला गया पेट्रोल का प्राइस 60 से 75 हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ गया, 15 रुपए बढ़ गया 60 पर, है ना? है भाई 25%। पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ गया, सीधा सीधा ये भी तो कह सकता था, है बेवकूफ कहीं का। आप बोलोगे हाँ सर है तो सही है। तो पेट्रोल का प्राइस 25% बढ़ गया, खपत कितना कम करे कि खर्चा केवल 10% बढ़े, कंजम्पशन को कितना कम करना होगा भाई? प्राइस 25% बढ़ गया, 100 से 25 125 रेशियो 110। आप बोलोगे सर खर्चा 10% बढ़ा ना, तो 5 से जाएगा मेरे दोस्तों 25 रेशियो 22। आप बोलोगे जी सर तो कितना कंजम्पशन करना कम करना होगा? 3/25। 1/25 4%, तो 3/25 12%। 12% इस सवाल का आंसर है, तो कंजम्पशन 12% कम करना होगा। तो इस साल का जो उत्तर आएगा वो 12% आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए सक्सेसिव नहीं है भैया ये, आज हम इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी कल करेंगे। बाय।